तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की पिछली क्लास में हमने 3 टॉपिक पूरे कर लिए थे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्व, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिकों के बारे में। ये जो टॉपिक हैं आपको कई क्लासें यूट्यूब पर मिल जाएगी। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासें यूट्यूब पर पढ़ी हैं, पर उनमें जितना उन क्लासों में मिलता है वो सभी इस क्लास में आपको मिल जाएगा। उतना मैटर आपको इस क्लास में मिल जाएगा और इस क्लास के बाद आपको इस टॉपिक की कोई और क्लासें देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाली। तो स्टार्ट करने वाले हैं तत्व, धातु, अधातु और यौगिकों के बारे में। सबसे पहले हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व या फिर एलिमेंट होते क्या हैं? तो वो होते हैं पदार्थ के जो शुद्धतम रूप होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वह तत्व कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तो ये तत्व हैं। और उसी प्रकार से अणु भी एक प्रकार के तत्व ही हैं, क्योंकि उनमें भी एक ही प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे कि O2 मतलब या फिर ऑक्सीजन, ये एक अणु है पर इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो इसी कारण हम इसे तत्व कह सकते हैं। तत्वों को कहाँ पर व्यवस्थित करते हैं? तो तत्वों को व्यवस्थित करते हैं आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया 1869 में। और इसमें क्या होता है? तो आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं जिन्हें हम खड़ी पंक्तियाँ कहते हैं, और आवर्त होते हैं लेटी हुई पंक्तियाँ। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में हम देखने वाले हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, और ये किसके आधार पर बनाई गई? तो ये परमाणु भार के आधार पर बनाई गई, और इसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसमें आवर्तों की संख्या तो थी 7 और वर्ग थे 8। 8 प्लस एक शून्य समूह था, इसलिए हम कह सकते हैं 8 + 1 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी। कमियों में सबसे पहली कमी आती है कि कुछ तत्वों का परमाणु भार समान हो गया था, तो इसी कारण किस तत्व को पहले या फिर बाद में रखे उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया। उसके बाद समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए ये नहीं बताया था, क्योंकि उनके परमाणु भार समान थे, तो समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए वो इसने नहीं बताया था। और आवर्त तत्व हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था। ये 2 कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनाई हेनरी मोज़ले। तो हेनरी मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, जिसमें आवर्तों की संख्या तो थी 7 और वर्गों की संख्या थी 18, और इसमें ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो जो हेनरी मोज़ले था या फिर आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने बनाई, उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 118 थी, और उन्होंने आधार क्या लिया आवर्त सारणी को बनाने का? तो उन्होंने आधार लिया परमाणु क्रमांक के आधार पर, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। इसमें क्या है? तो आवर्त सारणी यहाँ पर बना रखी है, आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो याद रहना ही चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। तो इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया आवर्त सारणी को। सबसे पहले एस ब्लॉक, जिसमें धातुओं को रखा जाता है, जिसमें कौन कौन से वर्ग हैं? तो वर्ग 1 और वर्ग 2। उसके बाद डी ब्लॉक, जिसमें संक्रमण धातुओं को रखा जाता है, उसमें कौन कौन से वर्ग है? तो 3 से लगाकर 12 तक डी ब्लॉक में है। उसके बाद पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? तो धातु आते हैं, उपधातु आते हैं और अधातु आते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ग थे? तो इनमें वर्ग थे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 से लगा के 18 तक के वर्ग पी ब्लॉक में है। उसके बाद एफ ब्लॉक, जिनमें दुर्लभ धातु और जो दुर्लभ धातु हैं उनको रखा जाता है एफ ब्लॉक में, जिसमें 2 श्रेणियाँ, एक तो लेथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी। ये 2 श्रेणियों में एफ ब्लॉक में रखा जाता है, और एफ ब्लॉक में जो धातु रखा जाता है वो है दुर्लभ धातु। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि ये 2 ब्लॉक हैं, तो इन दोनों ब्लॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। कम से कम इन 2 ब्लॉकों को तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग, या फिर एस ब्लॉक का जो प्रथम वर्ग है वो किसका है? तो वो क्षारीय धातुओं का है। इसमें हाइड्रोजन सिर्फ अधातु हैं, बाकी सब क्षारीय धातुओं में आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। है से आता है हाइड्रोजन जो कि अधातु है, और उसके बाद सब क्षारीय धातु हैं। ली से लिथियम, ना से नाइट्रियम जिसे हम सोडियम भी कहते हैं, उसके बाद के से कैलियम, की से कैलियम जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, उसके बाद रब से रुबेडियम,
और उसके बाद से सीजियम और फ्रियाज से फ्रांसियम। उसके बाद दूसरा वर्ग सेकेंड वर्ग है एस ब्लॉक में, जिसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्योंकि हमें ये मिट्टी से प्राप्त होती है तो इसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। जिसका ट्रिक क्या है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्राशियम, उसके बाद बाप से बेरियम और राजी से रेडियम। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13वें से लेके 18वें तक। तो पी ब्लॉक के 13वें वर्ग में कौन सा परिवार आता है, तो वो कौन कौन से तत्व आते हैं, और इससे हम 13वें वर्ग को कौन से परिवार के नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं बोरोन परिवार के नाम से या फिर बोरोन फैमिली के नाम से। जिसकी क्या ट्रिक है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये इसकी ट्रिक है। बैंगन से आता है बोरोन। बोरोन इसका पहला तत्व बोरोन है, तो इसी कारण इसे हम बोरोन परिवार कहते हैं। उसके बाद आलू से एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड अव्ययधर्मी होता है तो एल्यूमिनियम। उसके बाद गाजर से गैलियम, इनसे इंडीनियम। उसके बाद थैला से थेलियम। ये पी ब्लॉक का 13वां वर्ग पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 14वां वर्ग। 14वां वर्ग पी ब्लॉक का 14वां वर्ग को हम कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, और इसकी ट्रिक है कहे शिवजी सुनो पार्वती। कहे से कार्बन, शिवजी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम। ये दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद सुनो से स्टेनियम, जिसे हम टीन भी कहते हैं। उसके बाद पार्वती से प्लम्बम, जिसे हम लेड या फिर शीशा भी कहते हैं। उसके बाद 15वां वर्ग पी ब्लॉक का 15वां वर्ग है नाइट्रोजन परिवार या फिर निकोजन परिवार। इसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, और इसकी ट्रिक है नाना ना पाटिकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना से नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन होता क्या है, तो नाइट्रोजन एक गैस होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में सबसे ठंडी होती हैं। -196 डिग्री सेल्सियस ये ठंडी होती हैं। पार्टिकल से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सबसे स्टेविन जिसे हम एंटीमनी भी कहते हैं। उसके बाद बीमार से बिस्मिथ। उसके बाद 16वां वर्ग पी ब्लॉक का 16वां वर्ग ऑक्सीजन परिवार या फिर चाल्कोजन परिवार कहते हैं उसे हम। इसका 16वां वर्ग का ट्रिक क्या है, तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, और टी से टेलुरियम, और पो से पोलेनियम। पोलेनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, और समस्थानिकों का संख्या कितनी है, तो 27, क्योंकि इसमें परमाणु भार जो पोलोनियम के परमाणु भार है वो 27 तत्वों के परमाणु भार के सिमिलर हैं। तो सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम। और ये जो साइड में रेड कलर से OSTC ये लिखे गए हैं, तो ये इन तत्वों के लैटिन नाम है, ये आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद 17वां वर्ग पी ब्लॉक का 17वां वर्ग है फ्लोरीन परिवार या फिर जिन हम हेलोजन परिवार भी कहते हैं, क्योंकि वो लवण बनाते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, तो फिर कल बार आई आंटी, फिर से फ्लोरीन जिसका सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व फ्लोरीन है। उसके बाद क्लोरीन जो जीवाणुनाशी बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद बाहर से ब्रोमीन जो द्रव्य अधातु है। उसके बाद आयोडीन जो चमकीला अधातु हैं, और एस्ट्रेटीन ये 17वां वर्ग के फ्लोरीन परिवार या फिर हेलोजन परिवार में आते हैं। उसके बाद 18वां वर्ग जो लास्ट पी ब्लॉक का लास्ट वर्ग है, और इसमें क्या है, तो इसको कहते हैं हम हीलियम परिवार, जो अक्रिय गैस है या फिर आदर्श गैसों के परिवार में आता है, और या फिर जिन्हें हम शून्य समूह भी कहते हैं। इसकी क्या ट्रिक है, तो इसकी ट्रिक है हैनी अर्कर जीरे। ये ट्रिक है, तो है से हीलियम जो सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है। उसके बाद नी से नियॉन जो लाइट बनाने में यूज़ होती हैं। उसके बाद आर्गन जो विद्युत बल्बों में जो 100 वाट के बल्ब आते थे टंगस्टन के तार वाले, उसमें विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो आर्गन गैस होती हैं। उसके बाद कर से क्रिप्टॉन। उसके बाद जी से जिनॉन जिसको हम अजनबी गैस भी कहते हैं। उसके बाद रेड से रेडॉन जो भूकंप की भविष्यवाणी करने में सहायक होती हैं। और रेडियो एक्टिव ये रेडॉन जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव गैस होती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती हैं, और वायुयान के टायरों में हीलियम के साथ नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो धातु अधातु और उपधातु हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसकी ट्रिक ये जो पी ब्लॉक का पूरी ट्रिक यहाँ पर लिखी गई है, और जो ये BSGASSSBTBPO ये हैं, ये सब हैं उपधातु। उपधातु होते क्या हैं, जो जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु होते हैं। इस पी ब्लॉक में 7 उपधातु हैं जिसका ट्रिक है बोले सर जी SSF टिपो।
ये 7 उपधातु की ट्रिक है, जिसमें बी से आता है बोरोन, सर से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, ए से आर्सेनिक, से सब से स्टेबिन, टी से टेलुरियम और पो से पोलेनियम। पोलेनियम मैंने बता दिया था सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, इसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। और इन उपधातु के जो बाएं तरफ जो हैं वो हैं सब धातु हैं, और इसके जो दाएं तरफ सब हैं वो हैं अधातु। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बी ब्लॉक में बीच में तो आते हैं उपधातु, और उपधातु के बाएं तरफ तो आते हैं धातु, और उपधातु के दाएं तरफ आते हैं अधातु। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हम डी ब्लॉक में कुछ संक्रमण धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, जो आपस में संक्रमण कर सकते हैं या फिर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। उसमें क्या है, सुनो तुम विवाह, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं बोलेगा जानू, उसके बाद कहेगा जानू। इसके ट्रिक का सुनो से स्केडियम, तुम से टाइटेनियम, जो इसको हम टाइटेनियम जिसे हम भविष्य का धातु कहते हैं। उसके बाद वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। उसके बाद फिर से फेरस, जिसे हम आयरन या फिर लोहा भी कहते हैं। कोई से कोबाल्ट, जिसमें विटामिन B12 में ये कोबाल्ट धातु होता है। उसके बाद नई से निकल, कहेगा से तांबा या फिर कॉपर, जिसे हम क्रिप्टम कहते हैं। उसके बाद जानू से जिंक या फिर जस्ता। आवर्त, ये जो आवर्त हैं उसमें सबसे पहले जो प्रथम आवर्त हैं उसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद दूसरा और तीसरे आवर्त को हम कहते हैं लघु आवर्त, जिसमें 8 तत्व हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में, जिसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, 18 तत्व हैं। और छठा और सातवां आवर्त में, जिसे हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, उसमें 32 तत्व हैं। टोटल तत्वों की संख्या 118 है। सातवें आवर्त को हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं, क्योंकि भविष्य में खोजे जाने वाले जो तत्व हैं उनको इसी सातवें आवर्त में रखा जाएगा। तो इसी कारण अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जो भविष्य में खोजे गए धातु होंगे उनको कौन से आवर्त में रखा जाएगा, तो उसको हम सातवें आवर्त में रखा जाएगा। और अगर पूछ ले कि अपूर्ण आवर्त कौन सा है, तो सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। उसके बाद हम देखते हैं तत्वों के लैटिन नाम या फिर तत्वों के लैटिन प्रतीक कौन कौन से हैं। तो ये 11-12 लैटिन प्रतीक हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और मोस्टली यही पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, सोने को कहते हैं Au, सोने का लैटिन नाम है Au, जिसे हम ऑरम भी कहते हैं, जिसका लैटिन चिन्ह है Au। उसके बाद सिल्वर को कहते हैं अर्जेंटम, जिसको प्रदर्शित कहते हैं Ag से। टंगस्टन, जिसको वुल्फ्रम कहते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं W से। सोडियम, जिसे नाइट्रियम से जिसका लैटिन नाम है नाइट्रियम और प्रदर्शित करते हैं Na से। आयरन, जिसका लैटिन नाम है फेरम, जिसे हम Fe के मदद से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पोटेशियम, जिसे हम कैलियम कहते हैं और K के रूप में प्रदर्शित करते हैं। शीशा लेड को हम लैटिन नाम है प्लम्बम, और जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Pb से। उसके बाद टीन, जिसका लैटिन नाम है स्टेनस, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Sn से। उसके बाद एंटीमनी, जिसे हम स्टेबिन कहते हैं लैटिन भाषा में, उसको हम प्रदर्शित करते हैं Sb से। उसके बाद पारा, जिसका कि लैटिन नाम है हाइड्रोजेनियम, जिसको कि हम प्रदर्शित करते हैं Hg से। उसके बाद तांबा या फिर कॉपर, जिसे हम क्रिप्टम कहते हैं, और उसके हम प्रदर्शित करते हैं Cu से। उसके बाद अब अपना तत्व पूरा हो गया है, अब अपना स्टार्ट होगा धातु अधातु वाला टॉपिक। धातु अधातु में सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु और अधातु में कौन कौन से अंतर होते हैं। धातु सामान्यतः कठोर प्रवृत्ति की होती है, और उसके ऑपोजिट अधातु सामान्यतः नरम और मुलायम होती हैं। अपवाद इसमें क्या है, तो धातु में अपवाद है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये नरम धातु हैं जिनको कि हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। उसके बाद अधातु में भी एक अपवाद है, जिसका अपवाद है हीरा, जो एक कार्बन का अपरूप है और संसार का सबसे कठोर पदार्थ है, और हीरा एक अधातु है। उसके बाद हम देखते हैं कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, और अधातु ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और इसका भी एक अपवाद है पारा या फिर मरकरी, जो द्रव्य अधातु हैं। और अधातु में द्रव्य अधातु कौन सा है, तो द्रव्य अधातु है ब्रोमीन। और द्रव्य धातु कौन सा है, तो द्रव्य धातु है पारा या फिर मरकरी, और द्रव्य अधातु है ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं धातु आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब हथौड़े से मारने पर ये फैलती हैं। जैसे कि सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्तनीय है, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा फैलता है। और अधातु आघात वर्तनीय नहीं होती, अधातु को हथौड़े से मारने पर वो टूट जाती हैं।
उसके बाद धातु चमकीले होते हैं मुख्यतः और अधातु चमकीले नहीं होते मुख्यतः। इसका अपवाद है आयोडीन, ग्रेफाइट और हीरा। ये तीनों अधातु हैं परंतु ये चमकीले हैं। उसके बाद धातु में ध्वनिकता पाई जाती है और अधातु में ध्वनिकता नहीं पाई जाती, क्योंकि धातु को ठोकने पर टन की आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ आती है, और अधातु को ठोकने पर कोई ध्वनिकता नहीं पाई जाती। उसके बाद धातु धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं या फिर विद्युत धनी होती हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। उसी के विपरीत जो अधातु होती हैं वो विद्युत की ऋणी होती हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। उसके बाद ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं धातु, और ऊष्मा की कुचालक होती हैं अधातु। इसका भी एक अपवाद है। ये शीशा जो है वो ऐसा धातु है जो ऊष्मा और ये विद्युत का कुचालक है, और उसी प्रकार अपवाद है ग्रेफाइट जो अधातु होने पर भी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। उसके बाद धातु में कत्वनांक और गलनांक उच्च होते हैं, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर पिघलते हैं, और उसी प्रकार अधातु जो होते हैं तो वो लो टेम्परेचर पर भी पिघल जाते हैं। उसके बाद ये धातुओं के ऑक्साइड जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं और अधातु में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि धातु को हम खींच के तार बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हम 1 ग्राम के सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और सर्वाधिक तन्यता सोने में होती है, उसके बाद चांदी में, और उसके बाद कॉपर में। ये हमने धातु और अधातु के जो कुछ डिफरेंसेस हमें पूछे जाते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम मिश्र धातु के बारे में जानेंगे। मिश्र धातु या फिर अलॉय होते क्या हैं? तो मानव अपने सुविधा के हिसाब से दो धातुओं को मिलाकर आपस में एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसे हम अलॉय या फिर मिश्र धातु कहते हैं। और ये मिश्र धातु बनते किससे हैं? तो ये संक्रमण धातुओं से बनते हैं, जिनको हम डी ब्लॉक में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहला मिश्र धातु है पीतल, जिसके की ट्रिक है पिताजी। जो पीतल बनता किससे है? तो पीतल बनता है तांबा और जिंक से, तो इसकी ट्रिक है पिताजी। पीता से आपको पता चल गया है, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। पीतल हरे, और एक नोट लगा के लिखा गया है कि पीतल को हरा होने से बचाने के लिए रांगे या फिर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद कासा काटता है। तो कासा काटता है तो कासा बनता किससे है? तो तीन और तांबा से, या फिर स्टेनम और कॉपर से बनता है ये कासा। उसके बाद सबसे पहले उपयोग करने वाला मिश्र धातु या फिर सबसे पहले उपयोग में आने वाला मिश्र धातु कासा है। उसके बाद गन मेटल की ट्रिक क्या है? तो जैकेट में है गन, तो गन से गन मेटल हो जाएगा, जैकेट से जंस्ता, तांबा और टीन। उसके बाद जर्मन सिल्वर से है नेताजी जर्मनी गए। जर्मनी से आपको पता चल जाएगा जर्मन सिल्वर के बारे में बात हो रही है, और नेताजी से निकल, तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर में 0% चांदी होती है, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जर्मन सिल्वर में कितने % चांदी होती है जी, तो 0%। उसके बाद टाँका या फिर शोल्डर, लेटा कर टाँका ले, तो लेटा कर टाँका शोल्डर से क्या होगा? तो लेड और टीन। उसके बाद बेल मेटल, तो इससे क्या हो गया? तो इसकी ट्रिक होगी तांबे की घंटी बजी टन टन, तो तांबे और टीन से मिलाकर ये बेल मेटल बनते हैं। उसके बाद नाइक्रोम इस खुद शब्द में ही आ जाता है। निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, इन सब से मिलकर ये नाइक्रोम बनता है, और इससे विद्युत हीटर के तार बनते हैं। क्योंकि इसका जो गलनांक या फिर कत्वनांक है वो उच्च होता है, तो इस कारण इससे विद्युत हीटर और विद्युत चूल्हे बनते हैं। उसके बाद रोज गोल्ड या फिर रोल्ड गोल्ड, या फिर जिसे हम कृत्रिम सोना भी कहते हैं, उससे क्या होता है? उसकी ट्रिक क्या है? तो आलू क्यों सोना बना? आलू से एल्यूमिनियम और क्यों से कॉपर, इन दोनों को मिलाकर कृत्रिम सोना बनता है। उसके बाद स्टील क्या होता है? तो स्टील काला होता है, तो स्टील काला मतलब इसका किस धातुओं से मिलकर बना है? तो कार्बन और लोहे से बनकर यह स्टील बनता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बनता है कार्बन, लोहा, क्रोमियम और निकल से बनकर, तो इसकी ट्रिक है काली क्रीम निकली। उसके बाद टेलुरियम, ये वायुयान बनाने में काम आता है, और इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है कैमरा। कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इन सबको मिलकर ये टेलुरियम बनता है, और ये फोटोग्राफी करने में भी काम आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जो सोना और चांदी दोनों से मिलकर बनता है। तो अब हमने धातु अधातु वाला टॉपिक पढ़ लिया और मिश्र धातु वाला टॉपिक भी पढ़ लिया। उसके बाद हम कल की क्लास में सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक पढ़ेंगे,
और कुछ महत्वपूर्ण की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उसके बाद यौगिकों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।